हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय का रिवीजन चेकलिस्ट। और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है दोष आदि विज्ञानीय अध्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्लोक है दोष धातु मलामूलम सदा देहस्य, अर्थात वायु आदि दोष, रस आदि धातु और पुरीश आदि मल ये शरीर के प्रधान कारक होते हैं, प्रधान मूल होते हैं। दे आर द रूट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि वात दोष के सामान्य कर्म क्या हैं। तम चलह उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन है, सम्यक गत्य च धातु नाम अक्षा नाम पाठवेन च अनुगृहणात्य विकृतः। अर्थात कौन कौन से है। एक चल गुण है, वायु में चल गुण होता है। उत्साह होता है, वायु के कारण उत्साह होता है। फिर वात के कारण उच्छ्वास यानी कि एक्सपिरेशन जो होता है वो वात के कारण होता है। निश्वास सांस अंदर लेना, इंस्पिरेशन। चेष्टा जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं बॉडी का, माइंड का या फिर स्पीच का, वो सारे चेष्टा में आती हैं। फिर वेग प्रवर्तन अर्थात अपने मल मूत्र का प्रवृत्ति करना, एक्सपल्सन ऑफ द नेचुरल अर्जेस। रस आदि धातुओं को सामान्य अवस्था में बनाए रखना। उसके बाद ज्ञानेंद्रियों को पटुता लाना, ज्ञानेंद्रियों को उनके कार्य के प्रति, उनके विषय को ग्रहण करने के प्रति समर्थ बनाना। शरीर को अनुग्रह अर्थात शरीर पे जो वात दोष होता है वो उपकार करने वाला होता है। नाउ नेक्स्ट लोग देखते हैं पित्त दोष के सामान्य कर्म। तम पक्त्युम उष्म दर्शने क्षुत तुट रुचि प्रभा मेधाधि शौर्य तनु मार्दव है। तो पित्त के कौन कौन से कर्म हैं। पक्ति अर्थात डाइजेशन, उष्मा यानी कि बॉडी में टेम्परेचर का मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तीसरा है दर्शन, विज़न के लिए जो पित्त के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से आलोचक पित्त जो होता है वो आइज़ में रिसाइड करता है और वो विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर क्षुत यानी कि भूख लगना, त्रुट प्यास लगना, रुचि किसी चीज़ में खाने में रुचि बढ़ाना, प्रभा अर्थात बॉडी का कॉम्प्लेक्सन, कांति, मेधा यानी कि ज्ञान धारण करना, धी इंटेलिजेंस, शौर्य यानी कि ब्रेवरी बल, तनु मार्दवः अर्थात शरीर में मृदुता बनाए रखना। ये सब कर्म जो है वो पित्त के होते हैं। नाउ देखते हैं हम लोग श्लेष्म यानी कि कफ दोष के सामान्य कर्म। श्लेष्मा स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंध, क्षमा आदि भी। श्लेष्मा जो है वो अगर सामान्य अवस्था में रहेगा यानी कि अविकृत अवस्था में रहेगा तो उसमें वो क्या क्या कर्म करता है। तो सबसे पहला बॉडी में स्थिरता लाता है। फिर स्निग्धत्व, बॉडी में लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है, जैसे जिसके कारण वियर एंड टीयर प्रोसेस जो होता है वो कम हो जाता है। संधि बंधत्व यानी कि संधियों में बंधन करना, उसको बांधे रखना। क्षमा यानी कि किसी को फॉरगिव करने की शक्ति, कुछ भी चीज़ सहने की शक्ति। ये सब कर्म जो है वो कफ के कारण होते हैं। तो ये जो टेबल है हमारा जिसमें हम लोग ईजिली याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग 7 धातु के श्रेष्ठ कर्म कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 7 धातु कौन कौन से होते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी धातु। ये जो है वो हमारे 7 धातु होते हैं। इनके कर्म कौन कौन से हैं। तो प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पुण्य गर्भ उत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। यानी कि जो प्रीणन कर्म है वो अपना रस धातु का है। जीवन प्रदान करने का कर्म रक्त धातु का होता है। स्नेह लेपन करने का कर्म जो होता है वो मांस धातु का होता है। और स्नेहन का कर्म मेद धातु का, धारण करने का अस्थि धातु का, पूरन करने का मज्जा धातु का और गर्भ को उत्पादन करने का शुक्र धातु का। ये जो 7 कर्म है ये धातुओं के श्रेष्ठ कर्म माने गए हैं। ये जैसे हमने अभी देखा कि रस धातु का प्रीणन कर्म, रक्त धातु का जीवन कर्म, मांस धातु का लेपन कर्म, मेद धातु का स्नेहन कर्म, अस्थि धातु का धारण, मज्जा धातु का पूरन, शुक्र धातु का गर्भ का उत्पादन करना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मलों के सामान्य कार्य क्या हैं। तो अवस्थम्भ पुरीशस्य यानी कि पुरीश का कर्म क्या है। अवस्थम्भ यानी कि रोक कर रखना, शरीर को धारण करना। ये मन को बांधकर शरीर को धारण करता है। फिर मूत्रस्य क्लेद वाहनम, मूत्र का कर्म क्या है। क्लेद का वहन करना यानी कि यूरिन के थ्रू बॉडी का क्लेद बाहर निकालना। और स्वेदस्य क्लेद वृद्धि यानी कि स्वेद का कर्म क्या है। क्लेद वृद्धि यानी कि मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर, बॉडी में मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना। तो इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष का है अवस्थम्भ यानी कि शरीर को धारण करना। फिर मूत्र का है हमारे पास क्लेद वाहनम, क्लेद को बाहर निकालना। और तीसरा है स्वेद यानी कि क्लेद विधारण करना यानी कि क्लेद को रोक कर रखना, रिटेंशन ऑफ द मॉइस्चर इन द बॉडी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर दोषों में विकृति आ जाए, यानी कि वात दोष बढ़ जाए या घट जाए, पित्त दोष बढ़ जाए या घट जाए, और कफ दोष बढ़ जाए घट जाए, और या फिर धातु बढ़ जाए या घट जाए, तो हमारे बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वो क्या क्या कर्म करते हैं वो देखते हैं। तो वृद्धस्तु कुर्ते अनिलः काश्य काश्नयो उष्ण कामित्वम कंपानाह शक्रुद्ध ग्रहान बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता। वात दोष जब बढ़ जाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या करते हैं, सबसे पहले कृष्यता लाते हैं, यानी कि शरीर को पतला कर देते हैं, शरीर में जितने भी मांस धातु होते हैं उनका क्षय करना, क्षीणता आ जाती है, इमैसिएशन हो जाता है, बॉडी लीन हो जाती है। फिर काश्य मीन्स कृष्ण वर्ण, यानी कि कालापन आ जाता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है बॉडी का। उष्णता यानी कि उष्ण मतलब गरम गरम खाने की इच्छा होती है, यानी क्योंकि वात दोष का जो अपना गुण होता है वो शीत होता है, और वात दोष के बढ़ने से वो शीत गुण बढ़ जाता है, इसलिए हमें उसको कंट्रोल करने के लिए गरम खाने की अभिलाषा होती है, क्रेविंग होती है। फिर कंप यानी कि वात दोष के शीत गुण बढ़ने के कारण कंपन उत्पन्न होता है बॉडी में। अनाह यानी अनाह जो है वो वात दोष के कारण होता है, जिसमें पेट जो है वो ऐसा फूला फूला हुआ महसूस होता है। फिर शक्रुद्ध ग्रहण कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। फिर बल की हानि होती है, बल भ्रंश। निद्रा भ्रंश, निद्रा की हानि होती है, नींद कम आती है। इंद्रियों का भ्रंश होता है, इंद्रियां अपने कार्य में पटुत नहीं रहते हैं, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। फिर प्रलाप यानी कि असंबंध वचन करना, बिना मतलब बोलते रहना। उसके बाद हम लोग देखते हैं भ्रम और दीनता। भ्रम यानी कि चक्कर सा आना, और लास्ट है दीनता यानी कि अनुत्साह रहना, किसी भी कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहना। अब नेक्स्ट जो है वो वात दोष के 3 जो चीज़ हैं वो हमें हमेशा ये काम आते हैं, अनाह, आद्यमान और आटोप। तो अनाह मतलब होता है पेट में खिंचाव होना, आद्यमान मतलब पेट का फूलना, और आटोप मतलब होता है पेट का गुड़गुड़ाना। तो यहाँ पे शायद मैंने गलत बोल दिया, अनाह का मतलब होता है पेट में खिंचाव आना, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगर पित्त दोष जो है वो विकृत हो गया, पित्त दोष जो बढ़ गया, तो हमारे बॉडी में क्या क्या कर्म करेगा। तो पीत वीर्ण मूत्र नेत्र त्वक क्षुत तुट दाह अल्प निद्रता, यानी कि सबसे पहला है पुरीश, मूत्र, नेत्र और त्वचा, ये सब में पीतता आ जाती है, मतलब ये सब येलोइश कलर के हो जाते हैं। फिर क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास ज़्यादा लगने लगती है। दाह, बॉडी में बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाता है। और अल्प निद्रता यानी कि नींद कम आती है। आगे चलते हैं हम लोग। कफ दोष जब विकृत हो गया, कफ दोष के बढ़ने से क्या क्या कर्म होता है बॉडी में, वो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अग्नि सदन प्रसेक आलस्य गौरवम स्वैत्य शैत्य श्लथांगत्वम श्वासकाश अतिनिद्रता, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, अग्नि का सदन हो जाएगा, अग्नि मांद हो जाएगी। प्रसेक यानी कि लालाश्राव, ऐसा एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगेगा। फिर आलस्य, बॉडी में आलस्य आ जाएगा, गुरुता हो जाएगी, बॉडी शरीर में भारीपन ऐसा महसूस होता है। फिर श्वेत यानी कि सफ़ेद वर्णता बढ़ जाएगी, बॉडी में वाइटिश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन का। और शैत्य यानी कि ठंडा ऐसा शरीर में शीत स्पर्श होगा, शरीर को छुएंगे तो ऐसा ठंडा वो महसूस होगा। अंगों में शिथिलता आ जाएगी, लैक्सिटी आ जाएगी बॉडी पार्ट्स में। और श्वास और काश यानी कि श्वास में सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो गई, और खांसी बढ़ जाएगी। और अति निद्रता, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नींद आएगी। फिर ये टेबल हम लोग देख सकते हैं वात वृद्धि के, पित्त वृद्धि के और कफ वृद्धि के। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रस धातु की वृद्धि होगी तो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। तो रसो अपि श्लेष्मवतः, तो जो कफ के वृद्धि के लक्षण होते हैं वही रस धातु के वृद्धि के लक्षण माने गए हैं। नेक्स्ट है रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण क्या है। रक्तम विसर्प प्लीहा विद्रधीन कुष्ठ वातास्त्र पित्तास्त्र गुल्म उत्कुश कामलाह व्यंग अग्निनाश सम्मोह रक्त त्वक नेत्र मूत्रता, यानी कि सबसे पहले विसर्प, सेल्यूलाइटिस में इसको नागिन बीमारी भी बोला गया है। प्लीह विकार यानी कि स्प्लीनोमेगली हो जाती है। विद्रधि यानी कि एब्सेस फॉर्मेशन, फोड़ा निकलने लगता है। कुष्ठ और सभी जितने भी स्किन डिजीज होते हैं वो होने के चांसेस रहते हैं। वात रक्त, गॉट आर्थराइटिस। पित्त रक्त यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स डेवलप कर जाते हैं। गुल्फ एब्डोमिनल ट्यूमर। उपकुश यानी कि दांत के गम्स जो होते हैं उनमें से खून आने लगते हैं, ब्लीडिंग गम्स। कामला हेपेटाइटिस। व्यंग मतलब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है बॉडी का। फिर अग्निनाश, भूख नहीं लगेगी, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। सम्मोह यानी कि मूर्छा आने लगता है। त्वचा, नेत्र, मूत्र, ये सब में रक्त वर्ण हो जाएगा, ब्लड की प्रेजेंस होगी। और ये सभी जो है वो रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मांस धातु के वृद्धि के लक्षण। मांस गंड अर्बुदम ग्रंथि गंडो उरु उदर विद्युता कंठादिश अधिमांसम च। तो सबसे पहला है गंड मतलब एक तो सर्वाइकल लिम्फ हेडिनाइटिस,
तो सबसे पहला है गंड यानी कि गंडमाला, सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस, या फिर गलगंड भी इसको हम लोग ले सकते हैं जैसे गोइटर। फिर दूसरा है अर्बुद यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप कर जाते हैं। ग्रंथि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। फिर गंड यानी कि चिक्स जो होते हैं, गंड, उरु, उदर में मांस की वृद्धि हो जाती है और कंठ आदि में भी अधिक मांस डेवलप कर जाते हैं, मसल ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेद धातु बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो तद्वेन मेदस्तथा श्रमम अल्पे अपि चेष्टितम श्वासम स्फिक स्तन उदर लंबनम, यानी कि सबसे पहला तो ये मेद धातु की वृद्धि से मांस धातु की वृद्धि के सदृश लक्षण दिखाई देते हैं। और सबसे पहला है अल्प चेष्टा से श्रम, मतलब थोड़ा बहुत काम किया और बहुत ज़्यादा जल्दी थक गए। श्वास में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर उसके साथ साथ स्फिक यानी कि जो बटक्स होते हैं, स्तन ब्रेस्ट होता है और उदर, इन सब में फैट जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और ये सारी चीज़ें वो लटक जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्थि धातु के लक्षण। जब अस्थि धातु विकृत होकर बढ़ जाते हैं तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो अस्थि धातु की वृद्धि से अध्यस्थि यानी कि एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ होता है और अधिदंत एक्स्ट्रा डेंटेशन हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मज्जा धातु के बढ़ने से क्या होता है। तो मज्जा नेत्रांग गौरवम पर्वशो स्थूल मूलानी कुर्यात कृक्षाण्य अरुंसी च, मज्जा धातु की वृद्धि से नेत्र में गुरुता आ जाती है, अंग में पूरे शरीर में गुरुता आ जाती है और जो फेलेंजेस होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े, और सिर होते हैं, सिर में बहुत बड़े बड़े अरुंसी यानी कि फोड़े, डीप रूटेड ऐसा घाव डेवलप हो जाता है, फोड़ा हो जाता है जिसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुक्र धातु के लक्षण, शुक्र धातु के वृद्धि लक्षण। तो अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी अपिच, शुक्र धातु की वृद्धि से अति स्त्री कामना मतलब बार बार स्त्री संग करने की इच्छा होती है। दूसरा शुक्राश्मरी यानी कि सेमिनल कैलिकुलाई डेवलप कर जाते हैं। ये हम लोग टेबल देख सकते हैं जिसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मल की वृद्धि होने से क्या होता है। तो सबसे पहले पुरीश, 3 टाइप के मल होते हैं, पुरीश, मूत्र और श्वेत। तो सबसे पहला आता है पुरीश, कुक्षाव आद्यमान आटोपो गौरवम वेदना सकृत। तो सबसे पहले पुरीश के वृद्धि से कुक्षी में पे आद्यमान हो जाता है। तो अभी हमने आद्यमान का मतलब देखा, पेट फूलने जैसा महसूस होता है, ऐसा पेट फूला फूला लगता है बिना खाए भी। फिर आटोप मतलब पेट में गुड़ 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 ऐसा आवाज़ आता है। फिर पूरे शरीर में गुरुता उत्पन्न हो जाती है और वेदना होती है। मूत्र वृद्धि के लक्षण देखते हैं। मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम कृते अपि कृत संज्ञताम, मूत्र की वृद्धि से बस्ती निस्तोद यानी कि जो ब्लैडर होता है उसमें इंटेंस पेन होता है ब्लैडर रीजन में, और मूत्र त्याग करने के बाद भी मूत्र त्याग की इच्छा बनी रहती है, मतलब अच्छी तरह से मूत्र का त्याग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वेद वृद्धि के लक्षण। तो स्वेद की वृद्धि से अति स्वेद दौर्गंध्यम कंडु मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अति स्वेद। फिर दुर्गंधता आती है, बॉडी से स्मेल आने लगता है, और कंडु इचिंग होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्षय की तरफ। अगर वात आदि दोष जो होते हैं वो उनका क्षय हो गया है, वो डिक्रीज हो गया है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले वात दोष के लिंगम छिने अनिले अंगस्य साधो अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्मा वृद्धि युक्ताम में संभव। तो वात दोष के क्षय होने से सबसे पहले अंग साध यानी कि बॉडी में वीकनेस हो जाएगा। अल्प भाषा अर्थात बहुत कम बोलने का मन करेगा। अल्प हितम और अर्थात चेष्टाएं मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने की मन नहीं करेगा। फिर संज्ञा मोह यानी कि बुद्धि और विवेचनात्मक ज्ञान का अभाव हो जाएगा। सेंसरी एक्यूटी का मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं वो अच्छे से अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। फिर कफ दोष की वृद्धि के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और विकार उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पित्त दोष की वृद्धि पे। पित्त दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पित्ते मंदो अनलम शीतम प्रभा हानि, अर्थात मतलब मंद अनल यानी कि अग्निमांद हो जाएगा, ऑब्वियसली डाइजेशन वीक हो जाएगा। और फिर शीतम यानी कि शीतता बढ़ जाएगी, और प्रभा हानि यानी कि कांति, हमारा जो स्किन का जो लश्चर है, स्किन कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कफ दोष के क्षय की तरफ देखते हैं। तो कफे भ्रमः श्लेष्मा आस्यानाम शून्यत्वम हृत द्रवः श्लथ संधिता। सबसे पहले भ्रम ये लक्षण उत्पन्न होगा, जिडिनेस। फिर श्लेष्मा आस्यानाम शून्यत्वम यानी कि जो आशय होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन स्थित रहते हैं वहाँ पे ऐसा शून्यता ऐसा महसूस होगा, सेंस ऑफ एम्प्टीनेस होगा।
फिर हृत द्रवः, पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, हार्ट की बीटिंग बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और श्लथ संधिता यानी कि संधियों में शिथिलता आ जाएगी, लैक्सिटी आ जाएगी जॉइंट्स में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये टेबल है, टेबल के थ्रू हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। फिर रस धातु के क्षीण होने के लक्षण कौन कौन से हैं? रसे रोक्षम श्रमः, शोषो ग्लानि शब्द सहिष्णुता। मतलब सबसे पहले रोक्षम, रोक्षम यानी कि शरीर में रुक्षता बढ़ जाएगी। श्रमः, बिना कर्म किए ऐसा थकान सा महसूस होगा, थोड़ा बहुत काम किए उसमें बहुत जल्दी थकान महसूस होगा। शोषो यानी कि कंठ शोष हो जाएगा। ग्लानि, एग्जॉशन, क्लम हो जाएगा, मतलब वही थकान ऐसा महसूस होगा। शब्द असहिष्णुता यानी कि बहुत सारी मतलब थक जाने के बाद आवाज़ें सुनने का मन नहीं करेगा, शांति के जगह पे जाने का मन करेगा। इंटॉलरेंस टू साउंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त धातु के क्षय के लक्षण। तो रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति, शिरा शैथिल्य रुक्षता। अम्ल शिशिर प्रीति, रक्त धातु के क्षय होने से अम्ल गुण, शीत गुण ऐसे विषयों को की इच्छा होगी, ऐसे अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा होगी, शीत पदार्थ खाने की इच्छा होगी, शीत वातावरण में रहने की इच्छा होगी। शिराओं में शिथिलता आ जाएगी, शिरा शैथिल्यता, शिराओं में शिथिलता, लैक्सिटी इन द ब्लड वेसल्स। और शरीर में रुक्षता, ड्राइनेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, मांस धातु के क्षय के लक्षण क्या क्या है? मांसे अक्ष ग्लानि, गंड स्फिक्ट शुष्कता, संधि वेदना। यानी कि अक्ष ग्लानि यानी कि इंद्रियों की ग्लानि हो जाएगी, इंद्रियों में शिथिलता उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है गंड स्फिक, गंड और स्फिक में शुष्कता हो जाएगा, वहाँ से मांस धातु जो है वो मसल का डिमेशिएशन हो जाएगा। और संधियों में यानी कि जॉइंट्स में पेन बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेद धातु के क्षय की तरफ। मेदसी स्वप्नम कट्याः प्लिहानो वृद्धि कुशांगता। यानी कि मेदसी कटी जो हमारे पास हिप रीजन होता है, पेल्विक रीजन होता है, वहाँ पे नंबनेस आ जाएगा। प्लिहानो वृद्धि, स्प्लीनोमेगली हो जाएगी। और कृशांगता यानी कि बॉडी जो है वो लीन हो जाएगा, बॉडी का इमेसिएशन हो जाएगा। अस्थि धातु के क्षय के लक्षण। अस्थन्य अस्थितोदः सदनम दंत केश नखा आदिशु। मतलब सबसे पहले तो अस्थि धातु क्षीण होने से अस्थि में तोद, बोन्स में पेन बढ़ जाएगा। और दांत, केश और नख ये सब का सदन यानी कि गिरना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मज्जा धातु के क्षय के लक्षण। अस्थानाम मज्जानी सौशीर्यम भ्रम तिमिर दर्शनम। मज्जा धातु के क्षय होने से अस्थि में सुशीरता यानी कि पोरोसिटी बढ़ जाएगी, खोखलापन बढ़ जाएगा, भ्रम होगा। और तिमिर दर्शन यानी कि आँखों के सामने धुंधलापन दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट शुक्र धातु के क्षय के लक्षण। शुक्रे चिरात प्रसिचेत शुक्रम शोणितमेव वा तोदो अत्यर्थ विषणयो मेड्रम धूमायतीव च। यानी कि शुक्र धातु मतलब शुक्र जो है वो देर से निकलेगा, उसका स्खलन देर से होगा। फिर शुक्र में जो है वो ब्लड का प्रेजेंस होगा। तोदो अत्यर्थ विषणयो, और वृषण यानी कि टेस्टिस में पेन होगा, टेस्टिस में इंटेंस पेन होगा टेस्टिकल्स में। और मेड्र और शिशन जो उसमें वो धूम सदृश किसी वस्तु के आने की सी प्रति, मतलब ऐसा लगेगा कि जो यूरेथ्रा है वहाँ से स्मोक आ रहा है, इस तरह का सदृश यानी कि दिखाई देगा। तो ये हम लोग टेबल है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुरुष के क्षय के लक्षण देखते हैं। पुरुषे वायुर अंतराणी सशब्दो वेष्टनी हुआ कुक्षो भ्रमति यात्योर्ध्व वृत्त पार्श्वे प्रीडयन भ्रूषमा। यानी कि पुरुष के क्षय होने पर वायु के साथ जो है वो आंत्र इंटेस्टाइन को लपेटती हुई कुक्षी यानी कि जो पेल्विक रीजन है और हृदय है वहाँ, और पार्श्व यानी कि जो फ्लैंक्स और जो फेलिंजेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन अकर करेगा। और ये पेन डेवलप करने के बाद ये जो वायु है वो ऊपर की ओर ही ऊपर की जगह पे घूमते रहेगा। मूत्र के क्षय के लक्षण। मूत्रे अल्पम मूत्रेत कृक्षाण आदि वर्ण शास्त्रमेव च। यानी कि मूत्र क्षय होने से सबसे पहले तो पेनफुल मिक्चुएशन होगा। दूसरा विवर्ण मूत्रता डिस्कलर्ड यूरिनेशन होगा। और सरक्त मूत्र यानी कि ब्लड मिक्स्ड यूरिनेशन होगा। नेक्स्ट स्वेद के क्षय के लक्षण। तो स्वेद की क्षीणता होने पर रोमच्युति हेयर फॉल बढ़ जाएगा। स्तब्ध रोमता स्टिफनेस बढ़ जाएगी हेयर्स में। और त्वचा स्फुटन यानी कि स्किन वगैरह में क्रैकिंग वगैरह बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे वाग्भट बोलते हैं कि वृद्धि और क्षय के स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इस श्लोक में वाग्भट ये बताना चाहते हैं कि जो अगर दोष के जो गुण होते हैं और उनसे विपरीत गुण का अगर क्षय होता है तो दोषों की वृद्धि मानना चाहिए, और दोषों के विपरीत गुणों का अगर वृद्धि होती है तो दोषों का क्षय मानना चाहिए। ये दोषों का क्षय मानना चाहिए और इस केस में दोषों की वृद्धि माननी चाहिए। तो ऐसे ही मल का भी बात किया जा रहा है कि अगर मल का जो संग हो गया, रिटेंशन होने से मलों की वृद्धि जाननी चाहिए, और मल का बहुत ज़्यादा बाहर जाने से इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन होने से मल का क्षय मानना चाहिए कि क्षय अधिक पीड़ाकर होता है। तो वाग्भट कहते हैं कि मल आदि की वृद्धि अधिक पीड़ाकर या कष्टकर नहीं होती, जबकि जो उनका क्षय होता है वो प्रति शरीर अभ्यस्त नहीं होता, इसी कारण जो क्षय होता है वो ज़्यादा कष्टप्रद होता है। नाउ नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं दोष और दुष्य का आश्रय भाव संबंध। तो तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेन एषम आश्रयानाम मिथ यदि कश्य तदनश्य वर्धन छपन औषधम अस्थि मारुतयो न एवं। यानी कि पृथ्वी का वायु के साथ आश्रय संबंध, पित्त का स्वेद और रक्त के साथ, और बाकी जो भी बचे उसका कफ के साथ आश्रय संबंध होता है। और जैसे कफ दोष अगर बढ़ता है तो धातु, उनसे रिलेटेड धातु भी बढ़ेंगे, और कफ अगर घटता है तो उनसे रिलेटेड धातु भी कम होंगे। लेकिन वात और अस्थि के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर वात दोष बढ़ता है तो अस्थि का क्षय होता है, और अगर वात दोष का क्षय होता है तो अस्थि धातु की वृद्धि होती है। ऐसा जानना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोष चिकित्सा में अपवाद क्या क्या है। मैंने जो बताया वायु को छोड़कर बाकी सब सिमिलर चलता है। जैसे वो कफ की और पित्त की वृद्धि होगी तो उनसे रिलेटेड धातुओं की वृद्धि होगी, अगर उन दोनों का क्षय होगा तो उनसे रिलेटेड धातुओं का भी क्षय होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रक्त वृद्धि आदि की चिकित्सा क्या क्या है। तो ये वाला हम लोग नहीं देखेंगे, एक नीचे टेबल है उससे हम लोग देखेंगे। तो रक्त धातु की वृद्धि में हम लोग को रक्त मोक्षण और विरेचन करना चाहिए। मांस धातु की वृद्धि में शस्त्र कर्म, क्षार कर्म और अग्नि कर्म करना चाहिए। मेद धातु की वृद्धि में स्थौल्य चिकित्सा, मेद धातु के क्षय में कार्ष्य चिकित्सा, अस्थि धातु के क्षय में क्षीर यानी कि दूध, घी और तिक्त द्रव्य से सिद्ध बस्ती देनी चाहिए। पुरीष वृद्धि में अतिसार क्रिया। फिर पुरीष का क्षय में मेष और अजा के मध्य मांस खिलाना चाहिए। कुल मांस यानी कि फूड का प्रिपरेशन, यव, बार्ले और मांस द्वैत आदि को खिलाना चाहिए। फिर मूत्र की वृद्धि में प्रमेहवत चिकित्सा करनी चाहिए, और मूत्र के क्षय में मूत्र कृच्छवत चिकित्सा करनी चाहिए। स्वेद क्षय में व्यायाम, अभ्यंग, स्वेद और मद्यपान करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अग्नि के कार्य। तो स्वस्थानस्य काय अग्नेः अंसा धातुषु शंसिता तेषां साद अतिदीप्तिभ्यां धातु वृद्धि क्षय उद्भवः पूर्वो धातुः परम कुर्याद वृद्धि क्षीणश्च तद्विधम्। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्वस्थान यानी कि जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, स्थित जो काय अग्नि है, जाठरा अग्नि, उसके अंश जो है वो धातुओं में रहते हैं और उनको धात्वा अग्नि कहते हैं। अर्थात जो जाठरा अग्नि, जो मेन अग्नि है, काय अग्नि, उसके जो अंश होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको धात्वा अग्नि कहते हैं। और वो सभी धातु के एक अपने स्पेसिफिक अग्नि होती है। जैसे रस धातु की रस धात्वा अग्नि, मांस धातु की मांस धात्वा अग्नि। और धातुओं का क्षय और वृद्धि इन्हीं अंशों के साथ यानी कि क्षय और अतिदीप्ति होने से होता है। यानी कि अतिदीप्त हो गया, काय अग्नि अगर ज़्यादा बढ़ गई तो जो धातु का क्षय हो जाएगा क्योंकि पाचन ज़्यादा होगा, और काय अग्नि अगर कम है, साध हुआ, तो धातु अग्नि और धातु अग्नि भी कम होगी और धातुओं की वृद्धि हो जाएगी। अब हम लोग मलायन देखते हैं। मलायन अर्थात जो भी मल को बाहर करने वाले जो रास्ते होते हैं, जो रूट होते हैं, उसको मलायन कहते हैं। तो रसों से जो दूषित दोष होते हैं वो धातुओं को दूषित करते हैं, और जो दूषित हुए जो दोष धातु हैं वो अपने मलों को दूषित करते हैं, और जो मल हैं वो मलायनों यानी कि जो रास्ते हैं उसको दूषित करते हैं। इनमें से दो मलायन जो है वो अधोभाग में रहता है यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, एक सिर प्रदेश में रहता है, और स्वेदव स्रोतस ख यानी कि रिक्त स्थान में स्थित होता है। तो सिर प्रदेश में 7 मलायन होते हैं। कौन कौन से? नेत्र द्वार, नासा द्वार, कर्ण द्वार और मुख, ये 7 हो गए। फिर अधोभाग में एक गुद होता है, एक मूत्र इंद्रिय होता है, 2 मलायन इधर हो गए।
तो टोटल हमारे पास 9 मलायन हो गए। नाउ देखते हैं ओज के बारे में। ओज क्या है? तो ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम। अभी हम लोग ओज देखते हैं। ओज क्या होता है? ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम हृदयस्थमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम। तो ये ओज का हमने डेफिनेशन देखा और लोकेशन देखा। ओजस्तु, ये जो धातुओं को जो तेज और जो सार भाग होता है उसको हम लोग ओज कहते हैं, जो कि शुक्र के अंतिम में निकलता है। फिर इसका स्थान कहाँ होता है? तो हृदय में। ऐसा स्पेसिफिक स्थान हृदय बताया गया है, लेकिन ओज जो होता है वो पूरे देह में स्थित होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके गुण। स्निग्धम सोमात्मकम शुद्ध मीशल लोहितम पित्तकम। तो ये स्निग्ध होता है, सोम गुण होता है इसमें, फिर शुद्ध होता है और थोड़ा लोहित यानी कि लोहित रक्त वर्णीय और थोड़ा पित्त वर्णीय होता है। फिर यन नाशे नियतम नाशो यस्मीन तिष्ठति तिष्ठति, अर्थात अगर इसका नाश हो जाता है तो पूरे शरीर का नाश हो जाता है, और ये जब तक हमारे शरीर में रहता है तो ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है और उसको जीवन प्रदान करता है। निष्पदन्ते यतो भावा विविधा देह संशयाः। तो ये हमने देखा ओज के बारे में। एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं। रस धातु से लेकर अंतिम धातु शुक्र तक परम तेज ओज कहलाता है। यह हृदय में स्थित होने पर भी सर्व शरीर व्यापी होता है। यह स्थित स्निग्ध सोमात्मकम, फिर शुद्ध ईशल थोड़ा लोहित और पित्त वर्णीय होता है। इसके नाश से व्यक्ति का नाश और मृत्यु निश्चित है। इसकी स्थिति से देह स्थिति बनी रहती है और देह में विभिन्न भाव इस पर निर्भर करते हैं। ओज का क्षय होने पर क्या क्या हेतु और लक्षण और उसकी चिकित्सा बताई गई है। ओज नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं ओज के क्षय के हेतु, लक्षण और चिकित्सा। ओजः क्षीयते कोप क्षुद्ध ध्यान शोक श्रम आदि भी भेति दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय दुश्छायो दुर्मना रुक्षो भवेत क्षामश्च तच्छये जीवनीय औषधम क्षीर रसाध्या तत्र भेषजम। अर्थात ओज जो है वो कैसे, किस तरह से इसके क्षय होने के क्या क्या हेतु है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो क्रोध, क्षुधा, ध्यान, शोक, श्रम, ये सब इसके क्षीण होने के हेतु हैं। अब ओज के लक्षण क्षय होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो देखते हैं। तो वो जिस व्यक्ति में ओज का क्षय हुआ है वो भयभीत रहता है, दुर्बल रहता है और बार बार चिंताग्रस्त होता है, बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। फिर इंद्रियों से व्यथा हो जाती है, मतलब इंद्रियां उसके अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाते। और दुष्छाया यानी कि मलिन कांति वाला हो जाता है। दुर्मना उत्साहहीन हो जाता है और उसके शरीर में रुक्षता हो जाती है। और क्षमता यानी कि पूरा शरीर जो होता है वो कोई भी कार्य नहीं कर पाता और थका थका ऐसा महसूस होता है, एनर्जी उसके बॉडी में नहीं रहती। और ऐसे दशा में क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? तो जीवनीय औषधम क्षीर दूध, सबसे पहले जो जीवनीय औषधम, दूध को जीवनीय औषधम कहा गया है वो पीना चाहिए। मांस रस का सेवन करना चाहिए आदि प्रयुक्त करना चाहिए। तो ये हमने ओज के क्षय देखे। ओज वृद्धि के क्या क्या लक्षण हैं? हालांकि ओज वृद्धि हमारे लिए अच्छा होता है, तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो ओज वृद्धि से देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयः, देह की तुष्टि अर्थात हैप्पीनेस बना रहता है, उत्साह बना रहता है। पुष्टि बॉडी का नॉरिशमेंट होता है और बल, हमारे शरीर में बल बढ़ता है ओज के बढ़ने से। और यहाँ पे वाग्भट कहते हैं कि वृद्धि और क्षय का उपचार कैसे करना चाहिए। तो दोष और धातु की वृद्धि और क्षय का उपचार यह है कि अन्न से द्वेष है उसका परित्याग करें और जो अन्न प्रार्थित और अच्छा लगता है, अविरोधी है, उसका सेवन करना चाहिए। मतलब हितकर आहार का सेवन करना चाहिए और अहितकर आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। क्षीण वृद्ध सम दोष की पहचान कैसे होगी? तो अबुद्ध या फिर बुद्धि रहित जो चिकित्सक हैं इस बात को नहीं जानते कि वृद्धि दोष अपने गुणों से विपरीत गुणों वाले अन्न में रुचि रखते हैं और जबकि क्षीण दोष अपने समान गुणों वाले अन्न में रुचि रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोष स्वरूप का ज्ञान। दोष स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? तो वृद्ध दोष अपने बल के अनुसार अपने रूप या फिर लक्षण को बढ़ा देते हैं और क्षय हुए दोषों में उनके लक्षण कम हो जाते हैं। सम दोष के लक्षण यथापूर्व बने रहते हैं और अपने कर्म का निर्वाहन करते हैं। दोष की विषमता को रोकने का उपाय क्या है? तो दोष की साम्य अवस्था से शरीर की वृद्धि होती है और दोष की विषमता यानी कि एबनॉर्मेलिटी, विकृति से दोष का वध यानी कि क्षय होता है।
अतः हितचर्या यानी कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हुए दोषों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमने ख़त्म किया 11 चैप्टर का रिवीजन। होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।